अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो गाइज, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, डेली क्लासेस पीडीएफ और नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। यहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके बाद आपको पैरामेडिकल से हर एक अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइए, काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। और आज की इस क्लास में मैंने साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस लिए हैं जो 2010 से 2021 तक के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 60 डिग्री के कलांतर पर दो ध्वनि तरंगों के बीच पथांतर है। यानी यहाँ पे कलांतर दे दिया गया है और आपसे पथांतर पूछ लिया गया है। यानी क्वेश्चन है द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव एट एन इंटरवल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई इस प्रश्न को? तो देखिए, कलांतर जो है ना, ये 60 डिग्री दिया है, पथांतर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ थीटा कितना दे रखा है, तो आप लोग बोलिएगा ना सर 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अब इस 60 डिग्री को हमको पाई के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों, इसको पाई/3 लिख सकते हैं हम। आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, 60 डिग्री को पाई/3 के रूप में लिखते हैं। कैसे? तो बच्चों, आप लोग जानते हो पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में 3 से भाग लगाइएगा तो वही तो 60 डिग्री आएगा, है ना? तो यहाँ पे 60 डिग्री कह लो या पाई/3 कह लो, बात सेम ही है ना? अब इसके बाद देखिए, निकालना क्या है बच्चों? पथांतर निकालना है। कलांतर दे रखा है, कलांतर कितना है? पाई/3 आ गया। तो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना है, कलांतर बराबर होता है, इसको ध्यान रखना है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा गुने में पथांतर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए कलांतर कितना निकला? पाई/3 और बराबर में 2 पाई अपॉन लैम्डा और गुने में पथांतर। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा पथांतर? ठीक है, ऑफकोर्स बनेगा। देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना? तो यहाँ से देखिए लैम्डा को इधर लेकर आ जाइए, तो लैम्डा, ठीक है, और अपॉन में अब ये 3 में 2 से गुना कीजिए 6 और बराबर में पथांतर। तो कितना आ गया बच्चों? पथांतर बराबर λ/6। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी पथांतर बराबर λ/6। देखिए किस में है? तो लैम्डा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यदि आपका आंसर आ रहा है देन आपका आंसर सही है। तो λ/6। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पैरामेडिकल में बच्चों 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ना? जिन बच्चों ने प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन देखा होगा, है ना, 10 सालों का, तो उसमें आप लोग को ये क्वेश्चन लगातार मतलब 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से फिर से आप लोग बनाइएगा और बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक घड़ी में सेकंड की सुई का कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में है। यानी एक घड़ी में जो सेकंड की सुई का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेडियन पर सेकंड में क्या होगा, यही बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को। तो बच्चों, आप लोग मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जो सेकंड वाली सुई होती है ना, सेकंड वाली जो सुई होती है वो 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगी? तो 1 चक्कर लगाएगी, है ना? बस इतना आपको याद रखना है कि भैया ये जो सेकंड वाली सुई है ना, ये 60 सेकंड में, देखिए 60 सेकंड में जो है बच्चों 1 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया है बच्चों, टी हमारा 60 सेकंड है। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है बच्चों? कोणीय वेग पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो एक सूत्र होता है बहुत ही प्यारा सा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन में टी। तो बस बना दीजिए, ओमेगा बराबर में 2 पाई और अपॉन में टी कितना है? तो 60 है। देखिए टी 60 है, यहाँ पे 60 कर दीजिए।
तो यहाँ से काटिए 2 को, पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, 30 बार में आता है। तो आप ही बताइए कितना आ गया, ओमेगा बराबर जो है π/30। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यदि आपका आंसर ऑप्शन ए है यानी π/30, देन आपका आंसर सही है। तो π/30 आया है, लेकिन ये रेडियन पर सेकंड में आया है, ठीक है। इसको रेडियन पर सेकंड भी दे दीजिएगा यूनिट, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, आंसर आया है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन एक बार मैसेज में जल्दी बोल दीजिए, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया ना। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि भैया जो सेकंड वाली सुई होती है ना, ये 60 सेकंड में, सेकंड वाली जो सुई है ये 60 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से टाइम पता चल गया। कोणीय वेग पूछा है यानी एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो है ना ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो यहाँ से जो है बच्चों आपको ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है और वह 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो उसका संवेग क्या होगा, यानी उसका मोमेंटम क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बच्चों, ए मैन हुज मास इज 60 kg एंड हिज 30 मीटर पर सेकेंड इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट विल बी हिज मोमेंटम, ठीक है। यानी इसका मोमेंटम क्या होगा, संवेग क्या होगा, यही बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 60 किलोग्राम जो है उसका द्रव्यमान दे रखा है, यानी मास जो है ये 60 kg दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है कि वह 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील में है, यानी यहाँ से बच्चों v की बात की जाए वेलोसिटी, तो ये दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, p पूछा है यानी मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, ठीक है। संवेग पूछा है, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मालूम होना चाहिए, संवेग यानी p बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है मास गुने वेलोसिटी, बस। तो यहाँ पर मास कितना है 60 है और वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पर बस कर दीजिए, 60 में 30 से गुना कीजिए तो 1800, तो 1800 है ना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये 1800 kg पर मीटर सेकेंड यूनिट भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो 1800 kg पर मीटर सेकेंड जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यदि आपका जवाब आ रहा है देन आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से 15 सेकेंड तक गति में है, तो कुल तय की गई दूरी होगी, यानी उस व्यक्ति के द्वारा कुल तय किया गया डिस्टेंस कितना होगा, यही बताना है। प्रश्न है, इफ ए पर्सन इज 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, इफ ए पर्सन इज 15 मीटर पर सेकेंड इज इन मोशन फॉर 15 सेकेंड विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द टोटल डिस्टेंस कवर विल बी, है ना। तो उस मैन के द्वारा, उस आदमी के द्वारा कितना टोटल डिस्टेंस को कवर किया गया है, यही बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ जो व्यक्ति है ना वो 15 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से यानी एक समान चाल से चलता है। तो चाल यहाँ पे दे दिया गया है बच्चों कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब भैया 15 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है ना, तो उसको बच्चा समय कितना लगता है बच्चा, तो उसको 15 सेकंड तक का जो है समय लगता है, यानी 15 सेकंड तक वो गति में होता है। समय कितना दे दिया, 15 सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, तो उसके बाद पूछा गया है कुल तय की गई दूरी कितनी होगी, यानी दूरी जो है आपसे पूछ लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। बस बन गया कि नहीं बना। तो चाल कितना है, तो चाल है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड और समय कितना 15 सेकेंड का लगता है। तो 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 225। तो यहाँ से 225 मीटर जो है आपके इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया को फिशन फंजाई क्यों कहते हैं, है ना। वाई आर बैक्टीरिया कोल्ड फिशन फंगी, क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि उनमें मुकुलन होता है या फिर उसमें विखंडन होता है या फिर उसमें
विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं या विखंडन के साथ उनमें एल्गी यानी शैवाल के लक्षण होते हैं। जल्दी से जवाब देना है प्यारे बच्चों कि बैक्टीरिया को आखिरकार फिजन फंजाई क्यों कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनमें विखंडन के साथ साथ कवक के लक्षण भी जो है देखने को मिलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट आंसर देना है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है डीएनए में पाए जाने वाले फ्यूरिन्स है। यानी डीएनए में जो पाए जाने वाले फ्यूरिन्स है वो कौन कौन से हैं। एडेनिन तथा साइटोसिन है, या थाइमिन तथा साइटोसिन है, या एडेनिन तथा ग्वानिन है, या एडेनिन तथा थाइमिन है। जल्दी से बताना है डीएनए में पाए जाने वाले फ्यूरिन्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी एडेनिन तथा ग्वानिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी एडेनिन तथा ग्वानिन जो है ये डीएनए में पाए जाने वाले फ्यूरिन्स होते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट बात आ चुकी है डीएनए की, है ना। तो डीएनए में डी का मतलब क्या होता है, डाइऑक्सी राइबोज। क्या होता है बच्चों, डाइऑक्सी राइबोज। और एन से क्या होता है बच्चों, एन से न्यूक्लिक होता है, और ए से क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसकी संरचना कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड की होती है। ये भी याद रखिएगा, इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड का होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड का जो है इसकी संरचना होती है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ। अब इसकी खोज किसने की थी बच्चों, ये भी याद कर सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। किसने, वाटसन, है ना। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने जो है इसकी खोज की थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कालाजार का रोगवाहक कौन है। कालाजार का रोगवाहक कौन है, हु इज़ द डिसीज कैरियर ऑफ कालाजार। ठीक है, तो कालाजार का रोगवाहक जो है वो कौन सा है, मक्खी है या मच्छर है बच्चों। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है एनोफ्लीज मच्छर, दूसरा ऑप्शन है क्यूलैक्स मच्छर, तीसरा ऑप्शन है सीसी मक्खी, चौथा ऑप्शन है सिक्टा मक्खी। तो जल्दी से जवाब देना है, और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, हाँ जी बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर है। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्टा मक्खी, जी हाँ दोस्तों, सिक्टा मक्खी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कालाजार का रोगवाहक कौन सा होता है, तो ये सिक्टा मक्खी होती है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यदि हम लोग बात करें एनोफ्लीज मच्छर के बारे में, तो एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है बच्चों, तो ये याद रखना है कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया का रोग होता है। ठीक है, एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया का रोग होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर सीसी मक्खी ये काटे तो इससे क्या होता है, इससे निंद्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है बच्चों, निंद्रा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो किस में होते हैं, यानी द जेनेटिक यूनिट्स जीन्स आर, यानी अनुवांशिक यूनिट यानी जिसको हम लोग जीन कहते हैं, ये किस में होते हैं, केंद्रकीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में, या कोशिका कला में। तो जल्दी से जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी गुणसूत्रों में, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों अनुवांशिकी यूनिट यानी जीन जो होते हैं वो किस में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। ठीक है, अब मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोजोम, है ना, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों कुल जो होती है ना वो होती है 46, है ना। लेकिन कभी कभी पेयर के बारे में पूछ लेता है कि कितना पेयर होता है, तो ये 23 पेयर होता है ना। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा। खोज किसने की थी बच्चों बताइए, तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी बच्चों वाल्डेयर, वाल्डेयर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, वाल्डेयर जी के द्वारा जो है गुणसूत्र की खोज की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग के बारे में पूछा गया है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, है ना। तो मधुमेह है, हैजा है, चेचक है, मलेरिया है। जल्दी से जवाब देना है बच्चों, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी हैज़ा, देन आपका आंसर सही है। तो हैज़ा जो है ना, ये एक जल जनित रोग होता है। हैज़ा को कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोलेरा। ठीक है, तो ये कोलेरा जो है, ये जो है जल जनित रोग है ना। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना होगा। जैसे अब यदि मैं आपसे पूछूं, मधुमेह की बात आई है ना। तो मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण जो है ये मधुमेह रोग जो है होता है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट बात करेंगे, चेचक जो है ये कैसा रोग है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है, यानी विषाणु जनित रोग है। ये कैसा रोग है बच्चों? विषाणु जनित रोग है, यानी जो वायरस से फैलता है। ठीक है, हाँ। अब यदि हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया जो है ये मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलता है, और इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक का परजीवी यानी प्रोटोजोआ पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है? तो इस मच्छर में जो है ना, कौन से मच्छर में? मादा एनाफ्लीज। देखिए, ये जो मलेरिया रोग है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, और इस मच्छर में जो है प्रोटोजोआ पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कैलगन का व्यावसायिक नाम है, यानी द कमर्शियल नेम ऑफ कैलगन। क्या है बच्चों? कैलगन का जो कमर्शियल नेम है, व्यावसायिक नेम है, वो क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तीसरा ऑप्शन है धावन सोडा आयन विनिमय रेजिन का, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है। कैलगन का जो कमर्शियल नेम है वो क्या है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है ना। तो कैलगन का जो व्यावसायिक नाम है वो क्या है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, है ना। चलिए चलिए बच्चों, इन सब क्वेश्चन को ना डायरेक्ट याद कर लेना है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में पूछे जा चुके हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है CuOH2 CuCO3। ये एक कॉपर का एक अयस्क है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, यही पूछा है ना। यानी ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो है और है किसका? कॉपर का। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वही आपको बच्चों बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है एजोराइट, दूसरा ऑप्शन है मैकेलाइट, तीसरा ऑप्शन है क्यूप्राइट, चौथा ऑप्शन है कैल्कोसाइट। तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है इस प्यारे से क्वेश्चन का, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट जवाब देना है प्रत्येक स्टूडेंट को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है ना। तो ये जो रासायनिक नाम होगा इसका, है ना, ये CuOH2 CuCO3, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? मैकेलाइट होता है, और ये कॉपर का अयस्क है। कॉपर के कितने अयस्क होते हैं? देखिए, होते तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें से एक तो हो गया मैकेलाइट, है ना, एक हो गया आपका पायराइट्स। ठीक है, एक हो गया आपका पायराइट्स, और फिर एक हो गया आपका यहाँ पे क्यूप्राइट, है ना। क्यूप्राइट भी होता है, जो है कॉपर का अयस्क यानी तांबा का अयस्क, है ना। उसके बाद जो है आप लोग ये तांबा ग्लास भी जो है एक होता है। क्या होता है बच्चों? तांबा ग्लास। ये भी जो है किसका अयस्क है? जैसे कि नाम में ही तांबा लगा हुआ है, तो ये भी एक तांबा का अयस्क है, तांबा ग्लास। ठीक है, तो इन सभी के फॉर्मूले भी आप लोग जान सकते हैं। पायराइट्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? CuFeS2। ठीक है, ताम्र पायराइट्स इसका पूरा नाम है। ताम पायराइट्स जो है इसका पूरा नाम है। उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CuFeS2 होता है। क्यूप्राइट की बात करें तो इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? Cu2O हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तांबा ग्लास की बात करें तो इसका क्या होता है? Cu2S। ठीक है, तो ये सभी भी आप जो है याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, CO2 में प्रोटॉनों की संख्या है, यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन CO2 इज, कितनी होगी? तो देखिए, यहाँ पे बच्चों प्रोटॉनों की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है?
परमाणु क्रमांक का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? तो परमाणु क्रमांक का डेफिनेशन होता है किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही जो है हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि परमाणु क्रमांक जो है ये बराबर होता है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के, है ना, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर CO2 है ना, तो CO2 में देखिए कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी, है ना, 6 ही होगी ना, इधर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन की बात आई है, प्लस दे देंगे। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बच्चों 8 होता है, लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, है ना, तो 8 × 2 कर देंगे, बस सॉल्व कर दीजिए। तो 6 + 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा? 16 में 6 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 22 आ जाएगा। तो आप ही बताइए यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी CO2 में? तो ये 22 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है, यानी विच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जल्दी से बताइएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पे सबसे अधिकतम होगी बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, वो सबसे अधिकतम होती है। बात करेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो बच्चों याद रखना है, किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में यानी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है ना, उससे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या बच्चों? बाह्यतम कोश में, है ना, यानी बाह्यतम कोश में, यानी जिसको संयोजी कोश भी बोलते हैं, तो बाह्यतम कोश में, है ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उससे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, है ना। अब यहाँ ये जो चारों ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ये वर्ग नंबर 17 के एलिमेंट हैं। यानी ये जितने भी देख रहे हैं ना, वर्ग नंबर 17 के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों? तो ये भी याद रखिएगा। देखिए फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। तो ये चारों जो है ना, ये वर्ग नंबर 17 के एलिमेंट है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जब हम वर्ग में, यानी जब हम लोग वर्ग में यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम घटने लगता है, यानी कम होने लगता है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में अधिकतम होगी? तो वैसे तो फ्लोरीन में अधिकतम होगी, क्योंकि देखिए जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम घटता है। तो वैसे तो फ्लोरीन क्यों नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आ जाता है, एक अपवाद आ जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पे क्लोरीन, यानी फ्लोरीन नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल में चला जाता है, अपवाद में चला जाता है, इसका टर्म एंड कंडीशन है, नियम है ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन ना होकर यहाँ पे क्लोरीन हो जाता है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे अधिक हो जाती है, उसके बाद फ्लोरीन होता है ना। तो ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद ब्रोमीन होता है, फिर उसके बाद जो है आयोडीन का होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होगी, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर उस सबसे कम ब्रोमीन, फिर सबसे कम जो है आयोडीन का होता है, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? विच इज नॉट ए प्रोटीन? ऊन, रेशम, बाल या कॉटन? जल्दी से बताइएगा कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, विच इज नॉट ए प्रोटीन। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉटन है ना, ये प्रोटीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखिए सेल्यूलोज होता है ना, जल होता है, साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्मा होता है ना। तो याद रखना है बच्चों, जो है ना ये कॉटन, इसमें सेल्यूलोज होता है, जल होता है, प्रोटोप्लाज्मा होता है, मोम होता है, और भी जो है ना खनिज के कई सारे लवण जो है उपस्थित होते हैं। इसीलिए जो है ये प्रोटीन नहीं होता। ये क्या होता है बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अच्छे